दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि विनीत पांडे सर डबल जेआरएफ हैं और विनीत सर ने एक बार भी पीएचडी नहीं किया, दो दो बार जेआरएफ होने के बावजूद? जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें अपने पिछले वीडियो पे मिले जिसमें ये पूछा गया कि सर क्या पीएचडी मैंडेटरी है, तो नेट करना बंद कर दिया जाए, नेट को छोड़ दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा सर हम नेट क्वालिफाइड हैं, बहुत मुश्किल से हमें पार्ट टाइम काम मिला है, क्या हम काम छोड़ के पीएचडी करना शुरू कर दें? और कुछ लोगों ने ये कहा सर हम अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमें नेट बहुत टफ लग रहा है और अब लग रहा है कि नेट के बाद पीएचडी भी करना पड़ेगा, तो क्या नौकरी 3 से 4 साल के बाद मिलेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल थे और मुझे लगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था, कि मैं ऐसे सवालों के जवाब लेके और पीएचडी के बारे में और जानकारी लेके एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को इसलिए जरूर याद रखना क्योंकि यहाँ पे आज जो बातचीत हो रही है उसमें विनीत पांडे कोई टीचर बन के बात नहीं करने वाला है। विनीत पांडे एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट, एक लर्नर की तरह बात करने वाला है। दोस्तों, ये बात एक स्टूडेंट के थ्रू दूसरे स्टूडेंट तक जाएगी, एक लर्नर के थ्रू दूसरे लर्नर तक जाएगी। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत सारे पॉइंट्स पे। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए हैं जो आपको देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। आपका जो पहला पॉइंट ये है, पीएचडी क्या है, ऐसा क्या चीज़ है पीएचडी, क्यों करनी पड़ती है पीएचडी, ऐसा क्या है कि पीएचडी के बिना मोक्ष नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई पीएचडी नहीं किया आपने, डॉक्टरेट नहीं किया, तो पीएचडी क्या है, हम इस पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पीएचडी करना जरूरी क्यों है, क्या नेट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नेट अपने आप में एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि क्या पीएचडी करना आसान है, क्या हर कोई पीएचडी कर सकता है, क्या पीएचडी इतना आसान है कि आप गए किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आपने अपना नाम दिया, आपको पीएचडी में तुरंत एडमिशन मिला, आपको गाइड मिला, आपको बहुत सपोर्ट मिला और आपने पीएचडी करना शुरू कर दिया। आप में से बहुत सारे लोग मेरा एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे। बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी था कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी कैसे होती है, जेएनयू, जामिया या बीएचयू, इनमें पीएचडी का स्टैंडर्ड क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड क्या है। आपको ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इसी चैनल पे मिलेंगे। और आज जो मैं बोलने वाला हूँ वो मैंने रिसर्च किया है, स्टडी करके एक प्रॉपर कंटेंट तैयार किया है कि मैं आपको डिटेल दे सकूं। अगर आपको 1% भी लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो आपके पक्ष में है, आपके लिए है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद एक अगला वीडियो जो आएगा वो पीएचडी के बारे में ये बताएगा आपको कि पीएचडी की बारीकियां क्या हैं, टॉपिक कैसे चूज करना है, गाइड कैसे ढूंढना है और किस यूनिवर्सिटी से करना ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या पीएचडी की कंडीशन इंडिया में सही है, पीएचडी कंडीशन इन इंडिया। तो हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीएचडी क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसे हम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बोलते हैं। पीएचडी मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। कौन सी फिलॉसफी, कैसी फिलॉसफी? क्या आप साइंस के स्टूडेंट हैं? क्या आप रिसर्च में इन डेप्थ जा रहे हैं? दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे एक चीज जरूर समझिएगा कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बातचीत कर रहा हूं, रियलिस्टिक बातचीत कर रहा हूं। मैं यहां पे कोई फिलोसॉफिकल, हाईली हाइपोथेटिकल बातचीत नहीं करूंगा कि शिक्षा में जितना आगे बढ़ा जाए उतना सही है, क्योंकि मैं यहां पे आपकी शिक्षा को आपकी नौकरी से रिलेट कर रहा हूं, आपकी जॉब से रिलेट कर रहा हूं। पीएचडी करना, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बनना एक इंसान की, एक स्टूडेंट की इच्छा पर होना चाहिए। हर स्टूडेंट के अंदर एक माइंडसेट होता है कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे करियर डेवलप करना है, मुझे अपने परिवार को संभालना है। तो क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जो है, रिसर्च माइंडसेट हर किसी का नहीं होता है। तो क्या पीएचडी सब पे थोपी जाना जरूरी है? मैं अपने कई वीडियोस में कह चुका हूं कि मुझे पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं पीएचडी करूंगा भी तो शायद फॉरेन से करूंगा और कुछ बहुत ही यूनिक टॉपिक में करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने साधारण बैकग्राउंड से स्टडी की है, गांव से स्टडी की है, उन्हें पता ही नहीं है कि पीएचडी का टॉपिक कैसे चूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर पीएचडी का रिसर्च टॉपिक कैसे लेना है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं है, जिनका रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है, वो रिसर्च करना चाहते ही नहीं है, उनको जबरदस्ती एक फिलोसोफर बनाना, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पढ़वाना क्यों जरूरी है? तो जो मेरा पहला सवाल था कि पीएचडी क्या है, क्यों करना जरूरी है, तो पीएचडी करना जरूरी जो है ये गलत है। ये कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है, ये कोई 10वीं 12वीं का एग्जाम नहीं है। एक साल आप 10वीं में देते हैं, एक साल आप 12वीं में देते हैं, अच्छी बात है। आप 10वीं में ओवरऑल सब कुछ पढ़ते हैं, 12वीं में ओवरऑल सब कुछ पढ़ते हैं, पर क्या पीएचडी में आप ओवरऑल सब कुछ पढ़ते हैं या किसी एक टॉपिक, किसी एक राइटर की बारीकियां निकालते हैं? आप किसी एक राइटर, किसी एक टॉपिक की बारीकियां निकालते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं। आप पीएचडी करते हैं, मान लीजिए अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने 3 साल उस टॉपिक को पढ़ा है।
उसके बाद आप क्वालिफाई होकर जब जॉब करने जाते हैं, आपका एचओडी आपको दूसरा टॉपिक देता है पढ़ाने के लिए। ये खुद देखा है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि जो लोग रिसर्च एक्सपर्ट भी थे, उनको वो टॉपिक ही नहीं दिए गए पढ़ाने के लिए। तो क्या फायदा? आप पढ़ के आ रहे हैं कि हिंदुस्तान का बेस्ट राइटर कौन है, पढ़ाने को मिल रहा है आपको पाकिस्तान का राइटर। तो इन शॉर्ट पीएचडी जो है, जो मुझे लगता है रिसर्च माइंडसेट के उन्हीं स्टूडेंट्स को देना चाहिए जो इंटरेस्टेड हो। 100 में से 10 बच्चे एक्चुअली इंटरेस्टेड होते हैं पीएचडी करने में, 10 से 20 बच्चे समाज के प्रेशर में करते हैं कि चलो मेरे घर में 3-4 डॉक्टर्स हैं, मैं भी डॉक्टर कर लूं, या अपने आप को हाईली क्वालिफाइड दिखाने के चक्कर में करते हैं। लेकिन ये रियलिटी है कि 100 में से 80 लोग पीएचडी करना नहीं चाहते। मैं खुद नहीं करना चाहता। मैं अपनी जिंदगी के 3 साल किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाना चाहता। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं वो ये देखिए, क्या पीएचडी करना आसान है हिंदुस्तान में? पीएचडी करना आसान लगता है दोस्तों आपको? मैं यूजीसी से खफा हूं, मुझे नाराजगी है, मुझे सीनियर प्रोफेसर से नाराजगी है। आप लोग पीएचडी मैंडेटरी तो कर देते हैं, एक अनाउंसमेंट करके, एक साइन करते हैं, एक कागज लिखते हैं और आ जाता है कि हाँ जी जुलाई 1 2021 सिर्फ पीएचडी वाले को नौकरी मिलेगी। क्या आप कभी यह सोचते हैं कि क्या पीएचडी करना आसान है? क्या हमारा एक साधारण स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट पीएचडी कर सकता है? क्या कभी ये लोग सोचते हैं कि पीएचडी करते वक्त एक लड़के या लड़की की ऐसी उम्र होती है, उस पर समाज का प्रेशर होता है शादी करने का, घर वालों का मानसिक दबाव होता है, वो खुद घर की कंडीशन देखता है कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे तुरंत पैसे लाने हैं। और क्या आप जानते हैं कि पीएचडी करवाने के लिए भारत में सारी यूनिवर्सिटीज प्रॉपर ही नहीं है, पूरी जगह ही नहीं है। इस चीज पे आप जरा ध्यान से देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। एक एवरेज 15 साल का बच्चा जो होता है वो 10th क्लास में आता है। 4 से 5 साल के अंदर बच्चे पहली क्लास में जाते हैं। 15 साल का बच्चा जो है 10th में, 17 साल का होते होते वो 12वीं में पहुंच जाता है। 3 साल और जोड़ लेते हैं, 20 साल का होते वो ग्रेजुएशन करता है। 22 साल में उसकी एमए हो जाती है और एक एवरेज उसको 1 साल प्रिपरेशन दे देते हैं हम नेट का। ये आइडियल कंडीशन है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे लेट पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जॉब करते करते गैप क्रिएट करते हैं अपनी पढ़ाई में। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते पूरी आवाज़ खराब हो गई है, लेकिन मैं बोलूंगा अपनी बात, क्योंकि वो बात दिल से आ रही है, गले से नहीं, दिल से बोल रहा हूँ। 23 की एज तक आप नेट करते हैं, अब आप 26 की एज में पीएचडी करेंगे। क्या आप जानते हैं यहां तक आपके पिताजी आपको पढ़ाते पढ़ाते कमजोर हो चुके हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ चुकी है, वो चाहते हैं बेटा या बेटी जल्दी से जल्दी नौकरी लगे। उसके बाद अब 3 साल पीएचडी करते हैं। अब भारत की कंडीशन देखिए, क्या ये 26 साल का हमें एक आइडियल सिस्टम माने? ये आइडियल सिस्टम बताया मैंने। कायदे से देखा जाए तो 30 साल की एज में लोग पीएचडी कर रहे हैं, 32 की एज में पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन क्या एक बात है, ये क्या पीएचडी करने के तुरंत बाद जॉब है? क्या कायदे से आपको पीएचडी गाइड मिल जाता है? जी नहीं दोस्तों। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो लड़कियों की शादी हो चुकी होती है इस एज तक, 26 साल से पहले ही उनकी शादियां हो चुकी होती हैं। और देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में भी 70 to 80% लड़कियों की शादी हो चुकी होती है। शादी के बाद क्या वो पीएचडी करेंगी 3 साल परिवार और समाज को छोड़ के? या भारत की सिचुएशन ऐसी है, भारत एक ऐसा देश है जहां पे महिलाओं पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, परिवार की, समाज की, पति को संभालना, बच्चों को संभालना। क्या वो लड़कियां 3 साल पीएचडी कर सकती हैं सब कुछ छोड़ के? देखा जाए तो 100 में से 90% लड़कियां नहीं कर पाएंगी। यानी कि वो 90% लड़कियां जिन्होंने एमए किया, नेट किया, अब वो जिंदगी भर बेरोजगार रहेंगी, क्योंकि आप उन्हें नौकरी देंगे नहीं। आप कहेंगे पीएचडी करके आइए, और वो बेचारी एक अलग लड़ाई लड़ रही हैं, एक अलग लड़ाई अपनी जिम्मेदारी के साथ वहन कर रही हैं। वो कैसे कर पाएंगी? दिल से बोल रहा हूं, और आपके दिल में ही जाएगा, क्योंकि साफ बात है ये। आप ये बताइए कि एक लड़का जो गांव के बैकग्राउंड से है, जिसे पीएचडी का आइडिया नहीं, वो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस दर दर भटकता है, ढूंढता गाइड मिल जाए, कोई टॉपिक मिल जाए। क्या गाइड इतना आसानी से मिल जाते हैं? क्या कोई बकायदा पीएचडी काउंसलिंग सेंटर होता है यूनिवर्सिटी के अंदर कि एक आदमी रोज बैठ के स्टूडेंट्स को समझाए कि देखो बेटा ऐसे पढ़ो, ये रिसर्च टॉपिक है, ये करो? भारत का 90% क्राउड अपने रिसर्च टॉपिक को जानता ही नहीं है। ये इंसल्ट नहीं दोस्तों, सच्ची बात है। आप में से 90% बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया ही नहीं गया कि आपको अपना रिसर्च टॉपिक पसंद हो। आप लोग पूछते हो, फिर एंट्रेंस एग्जाम में अपना कोई रिसर्च टॉपिक इंटरव्यू में और लिखते हो, और अंत में रिसर्च किसी और पे करते हो। मैंने बहुत सारे बच्चों के रिसर्च टॉपिक लिखने में मदद की है, और मैंने देखा है कि उनका इंटरेस्ट अगर है, जिन 10% बच्चों का इंटरेस्ट है,
उन्हें उसके अकॉर्डिंग गाइड नहीं मिलता। ये भारत का एक कड़वा सच है। भारत की यूनिवर्सिटी की एक कंडीशन बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको कि रिसर्च गाइड 90% आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग टॉपिक देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिन्हें मैं अपनी लैंग्वेज में चिंदी टॉपिक बोलता हूं, उस पर पीएचडी करते हैं। आपको रिसर्च का नहीं पता है, आपको आपके गाइड वो रिसर्च करवा रहे हैं जो उन्हें आता है। आप कभी अपने गाइड से एक रेयरेस्ट टॉपिक पे पीएचडी करने की बात कीजिए। आपका गाइड आपको 90% मना करेगा, 10% अगर आपका गाइड आपके साथ काम करता है ऑन कैमरा, उसे मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि गाइड को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, और हां एक्चुअली रियल एजुकेशन तब आएगी। अब अगला सवाल, छात्रों को मजबूर करके पीएचडी के लिए फ्रस्ट्रेट करके, फोर्स करके कि करना पड़ेगा, सरकार या गवर्नमेंट किसका सहायता कर रही है, किसकी मदद कर रही है? अब यहां पे आप स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखिएगा। 31 मार्च 2019 के सर्वे के अकॉर्डिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भारत में 334, स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है वो 398, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 49, डीम्ड यूनिवर्सिटीज 123, अराउंड 904 टोटल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। अब हम बात करते हैं इन सभी लोगों के पास, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज आपको पीएचडी नहीं करवाती हैं। बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी नहीं करवाएंगी। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपका पीएचडी एडमिशन ले लेती हैं, लेकिन बस गाइड नहीं होता और आपको कहीं बाहर के गाइड से एफिलिएट किया जाता है, जिसका खर्चा छात्र पे आता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, मैं काश नाम ले सकता हूं कि ऑन कैमरा, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी चेक कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में पैसा दिया है, फिर यूनिवर्सिटी ने किसी दूर से दूसरी यूनिवर्सिटी के गाइड को कनेक्ट किया है, और अब आपसे 50-50 हजार लिए जाते हैं, पेपर पब्लिशिंग के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, आपको प्रॉपर क्लासेस ही नहीं मिलती हैं। देखा जाए तो 100 में से 90% को नहीं मिलती है। दोस्तों आवाज खराब है, अगर दिल से दिल तक बात जारी होगी तो बदले में मुझे रिवार्ड आपका चाहिए, मुझे सब्सक्राइबिंग देखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पिछला नेट एग्जाम दिसंबर 2019 10,34,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। ये 10,34,000 स्टूडेंट वो थे जो नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते थे, यानी कि 55% वाले भी होंगे जनरल कैटेगरी में, या एससी और एसटी में देखा जाए तो 50% से ज्यादा, यानी कि क्वालिफाइड लोग वो थे जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग है नेट के लिए, यानी कि वो लोग पीएचडी के लिए भी कैपेबल हैं, एलिजिबल हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो अगर हम इसे सिर्फ ये माने कि 10,34,000 स्टूडेंट तो सिर्फ दिसंबर में तैयार थे पीएचडी करने के लिए, तो हर साल पिछले 5 साल के हिसाब से एक अंदाजा लगाइए कि 10 लाख की एवरेज में पिछले 5 साल से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी करने के लिए अब तैयार हो गए हैं, मजबूरी में पीएचडी करेंगे, डर के नौकरी करने के चक्कर में पीएचडी करेंगे। एक 50 लाख का क्राइटेरिया है। 50 लाख का क्राइटेरिया लेके दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 904 यूनिवर्सिटीज हैं। 50 लाख स्टूडेंट्स को 904 यूनिवर्सिटी में अगर आप बांटेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग बहुत बड़ा अमाउंट एक स्टूडेंट पे जा रहा है। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर हो जाएगा पीएचडी गाइड्स का, वो गाइड्स के हाथ जोड़ेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे या CUCET का एंट्रेंस देंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। CUCET नेट के लेवल पे टफ एग्जाम होता है, हर किसी से क्वालिफाई नहीं होता है। और CUCET के बाद भी आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यूज क्रैक करना होता है। कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती, इस वजह से निकाल दिया जाता है। कुछ इंटरव्यू में बोलना नहीं जानते, निकाल दिया जाता है। इन शॉर्ट, इन 50 लाख लोगों को पीएचडी करने का मौका आसानी से नहीं मिलेगा। और ये जो बेरोजगारी की भीड़ खड़ी होगी, क्यों? क्योंकि सरकार कहेगी जी आप 2021 जुलाई तक पीएचडी क्यों नहीं है, हमने तो 2018 में कहा था। सरकार ने 2018 में कहा था, क्या सरकार ने यूनिवर्सिटीज बना दी? क्या पीएचडी गाइड्स बढ़ा दिए? क्या पीएचडी करना आसान बना दिया? नहीं। अब आपको मजबूरी में भागना पड़ेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ। स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो एंट्रेंस होती है, हो सकता है वो आपसे क्वालिफाइड ना हो, आपको भागना पड़ेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ। वो आपसे 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए 3 साल के लेंगे, आप पैसा देंगे, और जब आप पैसा दे के पीएचडी करके वापस आएंगे तो इतनी बड़ी भीड़ होगी नेट और पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की कि वैकेंसी तो आपको तब भी नहीं मिलेगी। मैं आपको फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहा हूं, मैं कड़वा सच बता रहा हूं दोस्तों। मेरा काम है आपको सच बताना। टीचिंग फ्रेटर्निटी के मेरे बहुत सारे यूट्यूबर दोस्त ने मुझे बोला
कि ये सब मत बताओ, बच्चे नेट करने से डरेंगे, मैं झूठ पे सरवाइव नहीं कर सकता। सच यही है कि पीएचडी आपको उलझा रही है। इतनी तो वैकेंसी नहीं आती है जितनी वो पीएचडी की बात कर रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है कि गरीब बच्चे को उसके सपनों को मारा जा रहा है? एक गरीब बच्चा मुश्किल से पोस्ट ग्रेजुएट करता है, मुश्किल से पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम क्वालिफाई करता है, परसेंटेज लाता है, और वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद घुट घुट के नेट की तैयारी करे। क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्सिटीज का नेट का सिलेबस अलग होता है और यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग होता है और नेट का सिलेबस एकदम अलग होता है? हम जैसों को कोचिंग क्यों पढ़ानी पड़ती है? क्योंकि जो वो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो नेट में नहीं आता। नेट इज टोटली डिफरेंट। क्या आपने देखा है कि अचानक से बहुत सारे यूट्यूबर्स पेपर 1 पढ़ा रहे हैं 500 रुपए में, 100 रुपए में? बहुत सारे यूट्यूबर्स सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी जॉब ही नहीं मिल रहा है कहीं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जॉब अपनी मर्जी से छोड़ के आ गए हैं, या जिनका यूट्यूब बहुत अच्छा चल जाता है तो लगता है चलो यहां ठीक है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि पीएचडी फिर से आपको गोल 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 घुमाया जा रहा है। क्या पीएचडी आखिरी गोल है? नहीं। फिर 5 पेपर पब्लिश करिए। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक रूल है कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडहॉक का इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आपने कभी देखा है जेएनयू, डीयू और जामिया में किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को डायरेक्ट पीएचडी करते हुए? रेयरेस्ट है। मैं भी जानता हूं 2-3 नाम, लेकिन मैं ये भी जानता हूं उनका कैसे सिलेक्शन हुआ है। रेयरेस्ट होता है, रेयरेस्ट। आपको एमफिल करना पड़ेगा। टॉप यूनिवर्सिटीज आपको पीएचडी में डायरेक्टली नहीं लेंगी, वो आपको एमफिल करना ही पड़ेगा। आपको अदरवाइज इंटरव्यू में छांट दिया जाएगा। इसका मतलब आपको मजबूरी में एमफिल भी करना पड़ेगा। भारत की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली पीएचडी के लिए एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ये ऑन पेपर नहीं है दोस्तों, ये रियलिटी है। हर चीज पेपर में नहीं होती है, और इसका मैं कारण भी बताता हूं। जिस स्टूडेंट ने एमफिल किया है उसे रिसर्च का आइडिया होता है, तो गाइड पे प्रेशर नहीं पड़ता है उसको पीएचडी करवाने में। लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का गाइड बहुत टैलेंटेड, बहुत हाई इन डिमांड, जैसे कि वो ग्रेट प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं वो लोग, अगर उनके पास एक गांव का लड़का चला जाए, हर दिन उनको 1 घंटे पकड़ के बोले सर टाइटल कैसे लिखूं, एमएलए फॉर्मेट क्या है, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो चुनते हैं एमफिल लोगों को जिन्होंने एमफिल किया है। यानी इन शॉर्ट रियलिटी ये है कि बहुत सारे लोग जो इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज से पीएचडी करना चाहते हैं, उन्हें एमफिल भी करना पड़ेगा। दोस्तों, ये कड़वा सच है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को दुख होगा, गलत लगेगा, डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। इस लाइन को हमेशा याद रखना, खूब हंटर मारिए है चोट से रिश्ता घना, ओखली के धान है उजले ही होते जाएंगे। जितना टफ बनाना है बनाने दो, हम लड़ेंगे। हम वो लोग हैं जिसने हमेशा आज तक लड़ के चीजें जीती हैं। हमने छीना है अवसरों को और हम छीनेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मुश्किल बढ़ानी है बढ़ा दो, लड़ना है तो लड़ेंगे। आपको पहले भी मैंने बताया था, मेरे पापा कहते हैं, उस पथ पर पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हम नेट को जेआरएफ के साथ पास करेंगे। जब जेआरएफ के साथ पास होगा तो हमें पीएचडी करना आसान होगा, और हम पीएचडी में इतने पेपर पब्लिश करेंगे, इतने पेपर पब्लिश करेंगे कि हमें कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आप सबके लिए एक दिल से एक मैसेज है, नेवर सरेंडर, फाइट बैक, क्योंकि ये जमीन उसी की है जो वीर है। वीर भोग गया वसुंधरा। थैंक यू सो मच।